and because there are some principles to study any particular subject, so definitely we go according to that pace. So first, if we introduce the jurisprudence or we talk about the introduction of jurisprudence, अगर हम jurisprudence के परिचय के बारे में बात करें तो देखिए इस jurisprudence वर्ड का मतलब क्या है आपके सामने पहले ये आएगा, और फिर हम जब इसका मतलब समझ लेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसका मतलब समझना ज़रूरी हो ही जाता है। अगर आप सब कुछ पढ़ लें उस सब्जेक्ट में और उसका मतलब आपको पता ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा जो पढ़ने का तरीका होता है वो उस सब्जेक्ट के नाम से ही हम शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए द टर्म jurisprudence विधि शास्त्र इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड jurisprudentia, सबको पता है और सब जानते हैं। jurisprudentia लैटिन वर्ड से ये व्युत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, क्योंकि हर शब्द का एक मतलब होता है और कोई ऐसे दो वर्ड नहीं होते हैं जिनका सेम मतलब हो। तो देखिए jurisprudence जो वर्ड है उसका भी कोई ना कोई ख़ास मतलब होगा। तो पहली बात तो ये है, लैटिन वर्ड jurisprudential से jurisprudence आया है, और jurisprudential का मतलब क्या होता है लैटिन वर्ड का, नॉलेज ऑफ लॉ, विधि का ज्ञान। ठीक है, विधि का ज्ञान। कुछ लोग इसको स्किल ऑफ लॉ भी कहते हैं, विधि की कुशलता, या विधि में कुशलता भी कह सकते हैं आप। नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल ऑफ लॉ, विधि में कारीगरी, विधि में कुशलता, विधि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉ, स्किल ऑफ लॉ, दिस इज द मुझे उम्मीद है कि इतनी बात मैं आपको समझा पाया होगा कि उन्होंने क्यों कहा ऐसा और क्या इसका मतलब है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस प्लीज़, आप मुझे एक हैंड उठा के ही साइन दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए यहाँ तक तो पहली बात है, और पहली जो हमने एक जनरल डेफिनेशन ले ली थी जूलियस स्टोन की, और क्यों ले ली थी, तो पुराने ज़माने को मानने वाला आदमी जो पुराने ज़माने की बातें करता है या पुरानी अपनी परंपरा की बातें करता है, पुरानी अपनी संस्कृति की बातें करता है, पुराने टाइम को अच्छा मानता है, पुराने गौरव की बात करता है, तो वो आदमी ये कहेगा कि साहब लॉ जो होता है वो हिस्ट्री से निकल के आता है, पुराने रीति रिवाज जो होते हैं उसी से लॉ बनता है, और हमें पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से ही आज कल के लॉ को बनाना चाहिए, नए लॉ उसी के हिसाब से मोल्ड होने चाहिए। तो परंपरावादी जो हिस्टोरिकल स्कूल को मानने वाला है वो इस तरह की बातें लॉ के बारे में कहेगा। आप एक सोशोलॉजिकल अप्रोच को मानने वाले व्यक्ति से बात कीजिए तो उससे पूछिए कि साहब लॉ क्या होता है, तो वो ये कह सकता है कि साहब लॉ वो चीज़ होती है जो सभी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा रखती हो, वो चीज़ लॉ होगी। यानी लॉ वो है जिसमें सभी का, सोसाइटी का फ़ायदा है। अगर किसी चीज़ में सोसाइटी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, ज़्यादा पब्लिक को बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, तो ये लॉ नहीं है। तो लॉ इज़ दैट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। इस तरह की बातें एक सोशोलॉजिकल आइडियोलॉजी को मानने वाला करेगा। अगर एक रियलिस्ट स्कूल को मानने वाले से पूछा जाए या एक यथार्थवादी से पूछा जाए जो कि वास्तविकता में जीता है, भ्रम में नहीं जीता है,
सच्चाई देखता है, जो चीज़ जैसी है वैसे ही उसको परखता है। तो वो से पूछा जाए व्हाट इज़ द लॉ और व्हाट इज़ द जूरिस्प्रूडेंस, तो वो ये कहेगा कि साहब लॉ इज़ दैट विच वी सी इन फ्रंट ऑफ अस एंड बाय विच द डिसीजन इज़ गिवन और बाय विच द सोसाइटी वर्क्स। तो वो ये कहेगा कि साहब लॉ वो होता है जो कि समाज में जो जज साहब ने जो जजमेंट दिया वो लॉ होता है, और समाज में जिसका काम निकल जाता है चाहे वो गलत तरीके से काम उसका बना है वही लॉ है। जिसका फ़ायदा हो गया तो सारा जस्टिस, सारा लॉ धरा रह गया, फ़ायदा उठाने वाला फ़ायदा ले गया, जज साहब ने उसके फेवर में जजमेंट दे दिया जो कि जज उसके रिश्तेदार थे, या जज साहब ने किसी खास प्रुजुडिस, पूर्वाग्रह से या बायस से ग्रसित होके किसी खास बेंट ऑफ माइंड से बंधे हुए होने की वजह से, खास सोच होने की वजह से किसी खास व्यक्ति के फेवर में, किसी खास बायस से या किसी पूर्वाग्रह से बंध के जजमेंट दे दिया, तो वो कहेगा कि लॉ तो कुछ नहीं है, लॉ तो ये है जिसके फेवर में जजमेंट आ गया। जज जो कहता है वो लॉ होता है, ताकतवर जो कहता है या जिसको अथॉरिटी मिली हुई है कुछ कहने की, वो जो कह दे वो लॉ है। अब लॉ तो ये था कि कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो छूट गया, कोई लिंक उसने निकाल लिया। तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसी तरह से जूरिस्प्रूडेंस को भी अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग एंगल से, अलग अलग बेंट ऑफ माइंड से, अलग अलग सोच से डिफ़ाइन किया है। तो देखिए हम जूलियस स्टोन की डेफिनेशन के बाद में जिसने जूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन कहा और ये कहा कि लॉयर्स मस्ट लुक आउटसाइड द लॉ टू फील्ड्स लाइक सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रिलीजन, थियोलॉजी एट्सेट्रा, कि एक लॉयर को लॉ से बाहर की चीज़ों से भी ज्ञान हासिल करके लॉ की व्याख्या करनी चाहिए। ये जो है जूलियस स्टोन ने कहा। अब देखिए हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो डेफिनेशन हम अर्ली एंड द क्लासिकल डेफिनेशंस देखेंगे, यानी शुरुआत में जो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन आई, जिन्हें हम क्लासिकल डेफिनेशन कह सकते हैं, शास्त्रीय परिभाषाएं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो रील का ज़माना है तो चीज़ें मिनटों में देखी जाती हैं, सेकंड में देखी जाती हैं, लेकिन क्लासिकल जो चीज़ें होंगी वो घंटों की होंगी। किसी चीज़ को आप जो क्लासिकल चीज़ें होंगी, शास्त्रीय चीज़ें होंगी, वो एक सेट प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगी। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो उनको हम क्लासिकल डेफिनेशंस में बांध सकते हैं और ये शुरुआती डेफिनेशंस भी हैं। तो देखिए अल्पियन की डेफिनेशन को हम सबसे पहले ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारी डेफिनेशन हमने छोड़ भी दी हैं, और छोड़ इस वजह से दी हैं कि साहब अगर हम सारी डेफिनेशंस को ले लें तो बहुत ही वाइड स्टडी हो जाएगी और हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, सारी चीज़ें हौच पौच हो जाएगी। तो हम कुछ ही डेफिनेशन को समझेंगे। तो ये अर्ली और क्लासिकल डेफिनेशंस हैं जूरिस्प्रूडेंस की। आई होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। मुझे उम्मीद है कि जो क्लासिकल डेफिनेशन और अर्ली एंड क्लासिकल डेफिनेशन में सबसे पहले अल्पियन की डेफिनेशन आती है। ये रोमन जूरिस्ट है और आपको ये भी पता है कि रोम जो है लॉ के लिए मशहूर है और बहुत सारी चीज़ों के लिए रोम शहर मशहूर है या कंट्री मशहूर है। तो ये रोमन जूरिस्ट थे अल्पियन, एंड ही डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस
as the observation of things human and divine, the knowledge of just and the unjust। तो देखिए उन्होंने इस तरीके से जूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया अल्पियन ने कि साहब ये जो जूरिस्प्रूडेंस है वो मानवीय या इंसानी और देवीय खुदाई चीज़ों का ध्यान से देखना या अवलोकन होता है। अब मानवीय चीज़ों को या खुदाई चीज़ों को जब अवलोकन करते हैं, उसको देखते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस में यही किया जाता है कि हम मानवीय चीज़ों का भी इसमें दर्शन पाते हैं, इसका अवलोकन कर पाते हैं कि ये इंसानी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं और देवीय चीज़ें, खुदाई चीज़ें, भगवान की चीज़ें भी इसमें अवलोकित होती हैं। ये अल्पियन ने कहा। आप समझ पा रहे होंगे कि उनका इशारा न केवल मैन मेड लॉ से है, बल्कि उनका इशारा जो है वो रिलीजियस लॉ से या डिवाइन लॉ से या थियोलॉजी की तरफ भी उनका इशारा है कि भगवान की चीज़ें और इंसान की चीज़ों का अवलोकन या ध्यान से देखना जूरिस्प्रूडेंस होता है। और वो आगे ये कहते हैं द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट के साथ यही इसके अलावा भी जूरिस्प्रूडेंस जो है सही और गलत का ज्ञान होता है या पाप और पुण्य का ज्ञान होता है कि जूरिस्प्रूडेंस में आप ये पता लगाते हैं कि सही बात क्या है, सही चीज़ क्या है या क्या क्राइम नहीं है, क्या करना सही है और क्या करना क्राइम है, गलत है, रॉन्ग है, गलती है। तो ये बात अल्पियन ने कही कि जो ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, तो उन्होंने भगवान की चीज़ों को और इंसान की चीज़ों को जूरिस्प्रूडेंस के परव्यू में, परिधि में शामिल कर दिया और सही और गलत के जो ज्ञान होता है, पाप और पुण्य का जो ज्ञान होता है कि ये पाप है हम नहीं करेंगे, ये पुण्य है हम करेंगे, तो इसको भी उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के परव्यू में शामिल कर दिया। तो परहैप्स वन पर्सन हैज़ आल्सो जॉइन नो। तो देखिए अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस की जो अल्पियन ने डेफिनेशन दी, अल्पियन की जो डेफिनेशन है परहैप्स द स्लाइड इज़ विजिबल टू यू, राइट। जो अल्पियन की डेफिनेशन है वो कुछ चीज़ें और कुछ इशारे आपको बता रही है कि उन्होंने भगवान के ज्ञान को भी जूरिस्प्रूडेंस में शामिल कर दिया कि भगवान जो बातें कहता है, चाहे वो बाइबल में कहे, चाहे वो कुरान में कहे, चाहे वो गीता और महाभारत में कहे, चाहे वो वेद में कहे, चाहे वो मतलब दूसरे जो होली बुक्स हैं उनमें कहे, तो उसका भी अवलोकन या उसका भी दर्शन और इंसान की जो चीज़ें हैं वो भी जूरिस्प्रूडेंस के परव्यू में शामिल हो जाती हैं इस तरीके से अल्पियन के हिसाब से। और उन्होंने इसको सब पाप और पुण्य से भी जोड़ दिया, जस्ट सही और गलत, कि ये चीज़ गलत है तो क्राइम हो जाएगी या सिविल रॉन्ग हो जाएगी, ये चीज़ सही है तो आपको अलाउ है, आप परमिटेड है, आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन हो जाती है। हालांकि 4 वर्ड्स हैं इसमें, ह्यूमन और डिवाइन थिंग्स,
जस्ट एंड अनजस्ट नॉलेज, 4 वर्ड्स को इन्होंने इतना वाइडली डिफाइन कर दिया अल्पियन ने कि हमें कहना पड़ता है कि साहब इन्होंने तो बहुत ही विस्तृत परिभाषा दे दी। इतनी लंबी परिभाषा, इतनी बड़ी, हर चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी। इंसान जो चीज़ें बनाता है, जो कानून बनाता है, वो तो आ ही गए इसमें। भगवान के कानून भी इसमें आ गए। अब भगवान के कानून आ जाएंगे तो आपको पता है बड़े बड़े धर्म दुनिया में 10 के करीब धर्म हैं और उनकी कई किताबें हैं जो कि बताया जाता है कि ये भगवान ने बनाई हैं। तो वो भी, उनमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, जितने भी रूल्स, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, बातें लिखी हुई हैं, वो भी जूरिस्प्रूडेंस या कानून में शामिल हो जाएंगी। तो वाइड तो हो ही जाएगी डेफिनेशन अल्पियन की। तो अल्पियन ने इसको जस्ट और अनजस्ट में से भी जोड़ दिया कि साहब पाप और पुण्य। अब भाई कुछ धर्म के हिसाब से कुछ चीज़ें पाप हैं, दूसरे धर्म के हिसाब से दूसरी चीज़ें पाप हैं, वो चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि साहब सही और गलत का ज्ञान, मेरे लिए कुछ सही हो सकता है, आपके लिए दूसरी चीज़ सही हो सकती है, मेरे लिए कोई चीज़ पाप हो सकती है, आपके लिए दूसरी चीज़ पाप हो सकती है। तो जस्ट और अनजस्ट की भी एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन देना मुश्किल हो जाएगी जो कि हर किसी आदमी के हिसाब से सही बैठे। तो देखिए, इनकी डेफिनेशन को ब्रॉड डेफिनेशन कहा गया। दिस व्यू इज़ वेरी ब्रॉड एंड ओवरलैप्स विद रिलीजन एंड इथिक्स। और ये लपेट लेता है, धर्म को भी अपने आप में लपेटे में ले लेता है ये, और नीति शास्त्र या नैतिकता को भी अपने लपेटे में ले लेता है, जो डेफिनेशन इनकी है। तो इनकी डेफिनेशन को विस्तृत डेफिनेशन कहा गया और कहा गया कि साहब इन्होंने धार्मिक बातें भी या मजहबी बातें भी जूरिस्प्रूडेंस की परिधि में, जूरिस्प्रूडेंस के क्षेत्र में शामिल कर दी हैं। नैतिकता या नीति शास्त्र को भी ये जूरिस्प्रूडेंस के क्षेत्र में ले आए हैं। तो ये डेफिनेशन साहब बहुत ज़्यादा वाइड भी है और इसने धर्म को भी लपेट लिया है, मज़हब को भी लपेट लिया है, और नीति शास्त्र या धर्म नैतिकता को भी लपेटे में ले लिया है, क्योंकि नैतिकता के मानक जो है वो भी हर किसी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है वाइड डेफिनेशन कही गई। बहरहाल हम इसकी डेफिनेशन का थोड़ा सा जिस्ट समझ पाए होंगे। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा डेफिनेशन नहीं देख रहे हैं, हम कुछ ही डेफिनेशन देख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा उनको डाइजेस्ट करते हुए समझेंगे, चबाते हुए समझेंगे, ताकि हम उनको अच्छी तरह से समझ पाएँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेफिनेशन देंगे तो उनको फिर हम इतनी अच्छी तरह से कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो अल्पियन की डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन एक एंशियंट हिंदू व्यू के हम लेते हैं, जो कि प्राचीन हिंदू जो नज़रिया है, और ख़ास तौर से वो धर्म का नज़रिया है जिसको हम धर्मा कहते हैं, धर्म कहते हैं। हालांकि उसके कई 5-6 मीनिंग होते हैं धर्म के। तो बहरहाल हम जूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशन को समझने के लिए प्राचीन हिंदू नज़रिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमें धर्म के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसके 5 मतलब होते हैं लगभग। तो हम कोई सा भी मतलब ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंशियल कंटेक्स्ट में इसका मतलब लेंगे। तो ये जो डेफिनेशन जो हमने ऊपर जो बात की है अल्पियन वाली, कि साहब ये जो है जस्ट और अनजस्ट का ज्ञान है, सही और गलत का ज्ञान है। तो दिस व्यू इज़ वेरी ब्रॉड, ये जो हमने कहा। तो एंशियंट हिंदू व्यू क्या है, वो ये कहता है कि इट कवर्ड रिलीजन एंड फिलोसॉफी। जो एंशियंट हिंदू व्यू है वो भी अल्पियन की तरह से ही रिलीजन और फिलोसॉफी को वो कवर कर लेता है, कि इसमें धर्म, मज़हब भी शामिल हो जाता है,
और दर्शन भी शामिल हो जाता है। आपको पता है धर्म क्या बातें करता है। कोई सा भी धर्म हो, हम एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म दूसरी दुनिया के बारे में बात करता है कि दूसरी दुनिया में जाके क्या होगा, आप कैसे होंगे, क्या भगवान होगा, भगवान के बारे में बात करता है। पाप पुण्य के बारे में बात करता है धर्म, मज़हब, कोई सा भी मज़हब हो। दूसरी दुनिया के बारे में और एक अदृश्य शक्ति जिसको हम भगवान कहते हैं उसके बारे में बात करता है। तो इसने जो डेफिनेशन है, प्राचीन हिंदू व्यू है, उसने भी धर्म को कवर कर लिया है, धर्म को अपने में शामिल कर लिया है और दर्शन को भी अपने में शामिल कर लिया है। आपको पता है कि हम कहाँ से आए, हमारा उद्देश्य क्या है, कहाँ जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं। हम चीज़ों को जब हम गहराई से सोचते समझते हैं तो उसको फिलॉसफी कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। तो जो प्राचीन हिंदू व्यू है उसने मज़हब, धर्म, कोई सा भी मज़हब हो, 8-10 मज़हब है बड़े बड़े दुनिया में, उसको भी कवर कर लिया है और फिलॉसफी को भी कवर कर लिया है। हम धर्म को यहाँ किसी ख़ास धर्म के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, किसी ख़ास धर्म के एंगल से नहीं हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हम धर्म का एक, चाहे वो एक मतलब ये ले रहे हैं कि कोई सा भी मतलब पंथ हो, कोई सा भी सेक्ट हो या कोई सा भी आइडियोलॉजी हो, वो इसके अंदर धर्म में आ जाएगी। चाहे मुस्लिम आइडियोलॉजी हो, चाहे वो हिंदू या सनातन आइडियोलॉजी हो, और चाहे वो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी हो, चाहे वो ज्यूज़ आइडियोलॉजी हो, चाहे वो सिख आइडियोलॉजी हो, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, तो धर्म में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो हम एंशिएंट हिंदू व्यू की बात करते हुए ये पाते हैं कि इसने रिलीजन और फिलॉसफी को भी जूरिस्प्रूडेंस की परिधि में शामिल कर लिया है। तो ये जो है मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस फोकसेस ओनली द व्यवहारा, और जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है, जो हम आधुनिक विधि शास्त्र जो आज के ज़माने में देखते हैं, क्योंकि हम एंशिएंट हिंदू व्यू की जब बात करते हैं तो उसने कानून के परव्यू में धर्म को भी ले लिया है कि धर्म भी कानून है, दर्शन भी कानून है, दर्शन में जो बातें हैं वो भी कानून में आ गई हैं। लेकिन जो आधुनिक विधि शास्त्र है वो केवल व्यवहार पर ही फोकस करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि आपको पता है कि व्यवहारा का मतलब क्या होता है कि वो रूल्स यूज टू डिसाइड लीगल डिस्प्यूट्स, वो नियम जो कि कानूनी झगड़े को निपटाने के लिए, डिसाइड करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम व्यवहारा कहते हैं। तो जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस अलग बात करता है, ये केवल व्यवहार की बात करता है कि साहब व्यवहार की जो चीज़ें हैं वो जूरिस्प्रूडेंस में शामिल हैं। जो एंशिएंट हिंदू व्यू है वो इसमें धर्म को भी शामिल कर लेता है और दर्शन को भी शामिल कर लेता है। और व्यवहार का मतलब क्या होता है, जिसको कि मॉडर्न विधि शास्त्र या आधुनिक विधि शास्त्र शामिल करता है। तो व्यवहार का मतलब होता है कि वो नियम जो कि किसी कानूनी झगड़े को निपटाने के लिए, निर्णय करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, हम उनको व्यवहार बोलते हैं। व्यवहारा या व्यवहार कि लीगल डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़ा हुआ कानूनी, कोर्ट में गए, जो कोर्ट नियम या सेक्शंस इस्तेमाल करता है उस झगड़े को निपटाने के लिए, तो उसे व्यवहारा बोलते हैं। तो अब मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस तो केवल व्यवहार की बात करता है, और हमने रिलीजन को और फिलॉसफी को भी जूरिस्प्रूडेंस के परव्यू में शामिल कर दिया एंशिएंट हिंदू व्यू ने। क्योंकि धर्मा जब आ जाता है इसमें, तो धर्मा एक बहुत ही वाइड टर्म है, और जब धर्म आ जाएगा तो इसमें रिलीजन, मज़हब शामिल हो ही जाएगा, फिलॉसफी शामिल हो ही जाएगी।
तो एंशियंट हिंदू व्यू इस तरह के विचार रखता है और मॉडर्न जो जूरिस्प्रूडेंस है वो व्यवहार के बारे में बात करता है। अब देखिए एक डेफिनेशन और हम पुरानी डेफिनेशंस में से बात करेंगे या लेंगे, और ये डेफिनेशन सिसरो की डेफिनेशन है। अब देखिए सिसरो जो है वो ही फोकस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ। तो उन्होंने विधि के ज्ञान की जो दार्शनिक पहलू है, यानी कानून की नॉलेज का जो दार्शनिक पहलू आएगा, कि दर्शन हम जब कानून का बात करेंगे तो एक फ़िलोसॉफिकल एक बेंड ऑफ माइंड से बात करेंगे, एक फ़िलोसोफर की तरह से देखेंगे समझेंगे। तो उन्होंने इसी नज़रिए से फ़िलोसॉफिकल पहलू से या एक दार्शनिक नज़रिए से बात करता है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में एक दर्शन शास्त्रीय नज़रिए से। उन्होंने तो विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू बताया और कहा, फोकस किया वही फ़िलोसॉफिकल एस्पेक्ट से। तो ये डेफिनेशन भी हम पुरानी डेफिनेशन, प्राचीन डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन में रख सकते हैं कि साहब ये जो है क्लासिकल टाइप के लोग हैं जिन्होंने फ़िलोसॉफी को, धर्म को, भगवान की बातों को, सही और गलत को भी जूरिस्प्रूडेंस के दायरे में शामिल कर दिया। तो ये पुरानी बातें हैं और पुरानी बातें से अब हम थोड़ा सा जो आगे बढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस की, हम एनालिटिकल अप्रोच से या एनालिटिकल स्कूल को मानने वाले जो जूरिस्ट हैं उनके नज़रिए से जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे। तो देखिए आप जानते हैं कि एनालिटिकल स्कूल या जिसको हम विश्लेषणात्मक शाखा कहते हैं, तो वो जो बात करता है लॉ एज इट इज़ के बारे में बात करता है। लॉ जो कि है या जैसा है, इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वो ये कहता है कि साहब लॉ जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। अब मेरा बच्चा है, वो जैसा है, मेरा बच्चा है, हो सकता है कि बुद्धिमान हो सकता है बुद्धिमान ना हो। तो ये इसके बारे में बात करते हैं कि जैसा है वैसा है, लॉ एज इट इज, लॉ जैसा कि है हमें वैसे ही लॉ को मानना चाहिए। अब हम ये कहें कि लॉ एज इट ऑट टू बी, लॉ ऐसा होना चाहिए, तो ये जो एनालिटिकल स्कूल वाले हैं वो इसकी बात करते हैं, ऑट की बात नहीं करते हैं। तो इन्होंने भी जूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया है और हमने इन सबको एक ही मतलब ब्रांच में रख दिया है, एक ही स्कूल में इनकी डेफिनेशंस को हम स्टडी कर लेंगे। अभी हमने जो ऊपर डेफिनेशन डिस्कस की थी वो अर्ली या क्लासिकल डेफिनेशन थी। अब हम एनालिटिकल स्कूल के मानने वालों की डेफिनेशन देख रहे हैं कि जो एनालिटिकल स्कूल के मानने वाले हैं उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो देखिए, दीज जूरिस्ट फोकस ऑन द लॉ एज एनफोर्स्ड बाय स्टेट एंड द कोर्ट्स। तो इन जूरिस्ट ने जो ध्यान दिया है लॉ के ऊपर, वो ये बताया है जैसा कि राज्य के द्वारा लागू किया जाता है लॉ, या कोर्ट के द्वारा जैसा लागू किया जाता है, जैसा लॉ राज्य ने बना दिया, ताकतवर आदमी ने बना दिया, जैसा कोर्ट ने कह दिया। क्योंकि आपको पता है कि कॉमन लॉ में कोर्ट्स जो कहते थे वो लॉ होता था। आपने टॉर्ट में जजमेंट देखे होंगे, कॉमन लॉ सिस्टम चलता था इंग्लैंड में। आप कुछ लोग अवेयर भी होंगे, आई होप, ठीक है ना। तो जो कॉमन लॉ सिस्टम था वो जजमेंट लॉ होता था, उसमें कोई सेक्शंस तो होते नहीं थे, केस आता था उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड कर देते थे और वो लॉ बन जाता था।
रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का रूल, ये रूल वो रूल। तो ये जो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, ये राज्य डिसाइड करता है। तो दीज जूरिस्ट फोकस ऑन द लॉ एज एनफोर्स्ड बाय स्टेट एंड कोर्ट्स। तो ये वो लॉ है जो कि राज्य डिसाइड करता है या फिर कोर्ट डिसाइड करते हैं, ये वो लॉ है। अब देखिए इसमें जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे जॉन ऑस्टिन को, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो थिंकर है, हालांकि आप बेंथम भी एक जूरिस्ट इसमें है, लेकिन हम इसके कुछ ही जूरिस्ट को लेंगे जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया है। तो पहले ऑस्टिन ने ये कहा है, इसको इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का फादर भी कहा जाता है। ही कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो उसने जूरिस्प्रूडेंस को ये कहा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है, ठीक है ना। कि जो पॉजिटिव लॉ होता है या सुनिश्चित विधि होती है, उसका दर्शन है जूरिस्प्रूडेंस, यानी सुनिश्चित विधि का दर्शन। दर्शन में आप सारी चीज़ें बड़े ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। किसी का दर्शन करने जाते हैं आप, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो जब दर्शन करते हैं तो बड़ी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, हर एंगल से सोचते हैं, समझते हैं, कहते हैं। तो जॉन ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी कहा जूरिस्प्रूडेंस को, कि जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये सुनिश्चित विधि का दर्शन होता है या निश्चयात्मक विधि का दर्शन होता है। अब देखिए पॉजिटिव लॉ क्या होता है, आपको पता है। कॉमन लॉ मैंने आपको बताया कि जजमेंट लॉ होता था। पॉजिटिव लॉ इज़ द लॉ लेड डाउन बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर। जो राजनीतिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो पॉलिटिकल लॉ बनाता है, पॉजिटिव लॉ बनाता है, जिसको हम सॉवरिन मेड लॉ भी कह सकते हैं, मैन मेड लॉ भी कह सकते हैं, सुपीरियर या पॉलिटिकल सुपीरियर मेड लॉ भी कह सकते हैं। तो ये व्यक्ति जो लॉ बनाते हैं उन्हें पॉजिटिव लॉ कहा जाता है। तो ये मैन मेड लॉ, चाहे वो ताकतवर पॉलिटिकल सुपीरियर ने बनाया हो, चाहे वो सॉवरिन ने बनाया हो, तो उसने इसको ये कहा कि ये फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ की, यानी एक सुनिश्चित विधि का दर्शन करना है विधि शास्त्र। तो उसने एक सुनिश्चित विधि, एक नया टर्म निकाला और उसके दर्शन बता दिया कि इसको ध्यान से देखना, समझना, इसको इसके में दर्शन करना पॉजिटिव लॉ का, ये जूरिस्प्रूडेंस होता है। अब देखिए इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो करते हैं, उसने ऑस्टिन ने ही दो भाग में बांटा जूरिस्प्रूडेंस को। एक तो आपको पता है जर्नल जूरिस्प्रूडेंस, सामान्य विधि शास्त्र। तो ये जर्नल जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, ये कॉमन प्रिंसिपल अक्रॉस ऑल लीगल सिस्टम्स। तो आपको पता है चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, कनाडा हो, वहाँ पे कुछ कानूनी पद्धति में, वहाँ के जो सिस्टम है कानूनी, उनमें कुछ सामान्य बातें होती हैं, सामान्य सिद्धांत होते हैं हर देश में कानून के। इसका मतलब आसान वर्ड्स में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हर देश में कानून के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, कॉमन बातें होती हैं कानून की। तो जर्नल जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, यही कॉमन प्रिंसिपल्स अक्रॉस ऑल लीगल सिस्टम, सभी विधिक पद्धतियों में, चाहे वो किसी देश की विधिक पद्धति हो, जितनी भी कानून की कॉमन सिद्धांत होंगे उनको हम जर्नल जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे, ये ऑस्टिन ने कहा। और दूसरा जो है उसने पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस बताया, और एक पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया
और ये पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस या विशिष्ट विधि शास्त्र क्या होता है? तो उसने ये कहा कि साहब द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक लीगल सिस्टम, ठीक है ना, किसी खास कानूनी पद्धति का जब हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो इंडियन लॉ का अध्ययन करें तो हम उसको पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे, अमेरिकन लॉ का हम अध्ययन करें तो हम उसको पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस या विशिष्ट विधि शास्त्र बोलेंगे। कि द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक लीगल सिस्टम, खास कानूनी पद्धति का अध्ययन करना, ठीक है ना। और जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या था, आपने ऊपर पढ़ा कि जितने भी कानूनी सिस्टम होते हैं उनमें जो कॉमन सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करना जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। अब देखिए इसके बाद में हॉलैंड है। हॉलैंड डिफाइंड इट एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है ना। तो हम जो हॉलैंड की डेफिनेशन देख रहे हैं उसने जो है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये कहा कि ये इट इज़ द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। और आपने ऊपर देखा ऑस्टिन ने इसको पॉजिटिव लॉ का फिलॉसफी बताया था और हॉलैंड ने इसको फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ बताया कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। इट इज़ द फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान है, ठीक है ना। फॉर्म, एक फॉर्म हम दे देते हैं किसी को, वो अपना नाम पता भर देता है, तो एक रूपरेखा हम दे देते हैं, ठीक है ना, स्केलेटन दे देते हैं, फॉर्म होता है, एक खांचा होता है। तो फॉर्मल साइंस है, औपचारिक विज्ञान है, रूपरेखा का विज्ञान है। किसकी रूपरेखा? पॉजिटिव लॉ की, सुनिश्चित विधि का औपचारिक विज्ञान है जूरिस्प्रूडेंस, ये हॉलैंड ने कहा। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मल है, फॉर्मल का अर्थ समझना थोड़ा मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो पॉजिटिव लॉ का फॉर्मल साइंस है। पॉजिटिव लॉ वही मैन मेड लॉ, ताकतवर ने जो कानून बनाया था, ठीक है ना, चाहे वो सही था या गलत था, तो उसका औपचारिक विज्ञान है। तो इट इज़ फॉर्मल, ये औपचारिक होता है बिकॉज इट डील्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट। क्यों फॉर्मल कहते हैं हम इसको? तो हॉलैंड ने ये बताया कि ये जो है, जो मूल ढांचा है या मूल सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत या ढांचे से व्यवहार करता है, डील करता है। तो इस वजह से हम इसको फॉर्मल साइंस कहते हैं, बिकॉज इट डील्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द कंसेप्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये तो बेसिक ढांचा जो होता है कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा भी होगा, ठीक है ना। इसके जो ढांचा है, ज़मीन के नीचे जो जड़ है, कहाँ कहाँ पे दीवार उठी है उसी जगह ऊपर भी दीवार आप उठाएंगे। तो बेसिक जो इसका ढांचा है, फिर उसके अंदर आप कमरे बना दें, बाथरूम बना दें, केबिन बना दें, बेसिक स्ट्रक्चर तो होगा इसका, इस बिल्डिंग का। तो इसने ये बताया कि जो फॉर्मल का मतलब ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंसेप्ट, क्योंकि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर से, मूल ढांचे से, मूल सिद्धांतों से डील करता है, इस वजह से हम उसको फॉर्मल साइंस कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी के कुछ बेसिक रूल होंगे, बेसिक प्रिंसिपल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ बेसिक रूल होंगे, बेसिक प्रिंसिपल होंगे। तो यही उसने बताया कि फॉर्मल का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी लॉ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या प्रॉपर्टी लॉज हैं, उनके जो भी बेसिक रूल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं या बेसिक सिद्धांत हैं, उनसे डील करता है। ये सभी सिद्धांतों से डील नहीं करता है, फॉर्मल चीज़ों से डील करता है, रादर देन ए माइनर डिटेल ऑफ एवरी रूल। हर नियम की, हर बात के बारे में बात नहीं करता है ये, कि हर छोटी छोटी बात के बारे में बात करने लगे कि प्रॉपर्टी लॉ
के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करता है, हर छोटी डिटेल के बारे में, हर माइनर डिटेल ऑफ एवरी रूल के बारे में बात नहीं करता है। तो ये हॉलैंड की डेफिनेशन थी। अब देखिए हम सामंड की डेफिनेशन और एक लास्ट लेते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं हम। तो देखिए सामंड डिफाइंड इट एज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो सामंड ने इसको जो सिविल लॉ है, नागरिक विधि है, उसके प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान बताया। सामंड ने ये कहा कि साहब जो है जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, तो उसने ये कहा कि ये जो है साइंस है, विज्ञान है, किसका? सिविल लॉ के प्रथम सिद्धांतों का। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ का साइंस होता है। इट इज़ ए साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है ना। और सामंड ने सिविल लॉ क्या बताया वो भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए सिविल लॉ कमोवेश वही आप मान सकते हैं कि हम एनालिटिकल लॉ के बारे में ही बात कर रहे हैं या मैन मेड लॉ के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम कोई डिवाइन लॉ, देवीय विधि या सुपरनेचुरल लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल लॉ के बारे में, मॉरल लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। तो उसने सामंड ने ये कहा जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो सिविल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल भी होते होंगे, सेकंड प्रिंसिपल भी होते होंगे, तो उन्होंने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल जो भी होते हैं सिविल लॉ के, उनका विज्ञान है जूरिस्प्रूडेंस। और इसने इसे 3 भागों में बांटा। ही कैटेगराइज इट इनटू, पहला एक्सपोजिटरी, ठीक है ना। तो एक्सपोजिटरी, ठीक है ना, एक्सपोजिटरी का मतलब प्रदर्शन करने वाला या दिखाने वाला या एक्सपोजिट करने वाला या मतलब व्याख्या करने वाला, ठीक है ना, तो निष्कर्ष निकालने वाला। तो उसने कहा कि ये क्या होता है एक्सपोजिटरी, ठीक है ना। तो उसने ये कहा जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है। पहली बात तो ये कही, और इसे 3 तरह का बताया कि ये सिविल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला तो एक्सपोजिटरी, और एक्सपोजिटरी प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ये एनालाइजिंग द करेंट लॉ, जो अभी का कानून है उसको ये विश्लेषण करते हैं, एक्सपोजिटरी, ठीक है ना। दूसरा है लीगल हिस्ट्री, तो जो विधिक इतिहास है, कानूनी हिस्ट्री रही है कि हाउ द लॉ डेवलप्ड, इसके बारे में स्टडी करता है। ये दूसरी तरह का जो कैटेगरी है, दूसरी तरह का जो कानून है सिविल लॉ का। तीसरा है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, विधि का विज्ञान। तो ये बताता है विधि का विज्ञान के व्हाट द लॉ ऑट टू बी इन द फ्यूचर, कि कानून क्या होना चाहिए भविष्य में। ये जो है ये साइंस ऑफ लेजिस्लेशन बताता है। तो देखिए सामंड ने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ कहा। दूसरी बात, उसने इसको जूरिस्प्रूडेंस को 3 भागों में बांट दिया। 3 तरह का जूरिस्प्रूडेंस होता है, इसका सब कैटेगरी बना दी। एक तो एक्सपोजिटरी होता है, जिसको कि हम जो वर्तमान का कानून है उसका विश्लेषण करता है, ये एनालाइज करता है। जो अभी के कानून है उसको देखता है, समझता है, उसका एग्जामिन करता है, उसके बारे में बात करता है। लीगल हिस्ट्री, लॉ किस तरीके से आया बना, इसके बारे में बात करता है, दूसरी तरह का। और तीसरा साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, ये फ्यूचर वाली बात करता है कि व्हाट द लॉ ऑट टू बी, क्या होना चाहिए लॉ में मॉरलिटी होनी चाहिए, लॉ में जस्टिस होना चाहिए, लॉ में फ़ायदा होना चाहिए लोगों का, लॉ से किसी को बेनिफिट पहुंचना चाहिए, ज़्यादा लोगों को यूटिलिटेरियन कंसेप्ट वाला बात इसने कही कि क्या लॉ होना चाहिए, ये भी
जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सामंत तो बड़ा जूरिस्ट है, आपको पता है, जूरिस्प्रूडेंस में उसको काफ़ी सम्मान की निगाह से देखा जाता है। तो उसने डिफाइन जो ऑस्टिन ने केवल एक तरह का जूरिस्प्रूडेंस बना दिया था पॉजिटिव लॉ वाला, उससे बाहर निकल के सामंत ने कहा और उसने 3 तरह का जूरिस्प्रूडेंस को कैटेगराइज कर दिया। एक्सपोजिटरी विच इज़ एनालाइजिंग द करेंट लॉ, लीगल हिस्ट्री हाउ द लॉ डेवलप्ड एंड द साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, जिसको इसने ये कहा कि व्हाट द लॉ ऑट टू बी इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या लॉ होना चाहिए।